Hey guys, welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the physical properties of halogen derivative. In physical property we will discuss the state of halogen derivative, color, we will discuss boiling point, solubility as well as dipole moment of halogen derivative. ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, जिसमें भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सल्यूबिलिटी इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे स्टेट के बारे में। तो हेडिंग डाल लो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें भी हम लोग सबसे पहला बात किसके करेंगे, स्टेट के बारे में। तो स्टेट में अगर मैं बात करूं तो लोअर अल्काइल हैलाइड्स आर गैसियस इन नेचर। कैसे होते हैं? गैसियस होते हैं। while higher alkyl halides are either liquid और सॉलिड इन नेचर। मतलब ऐसा क्यों हुआ? लोअर अल्काइल हैलाइड मतलब क्या? जैसे कि लोअर अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल ले लिया मैंने, मिथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया। दिस आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, ये लोग गैसियस स्टेट में होते हैं। जबकि ये जो हाइयर अल्काइल हैलाइड होते हैं, हाइयर अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। जैसे आप जाओगे ना नीचे, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहा है, तो उनका स्टेट जो सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से क्या गैस से लिक्विड होगा, लिक्विड से क्या होगा, सॉलिड होगा। मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, तो बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो, मिथाइल से पेंटाइल की तरफ जा रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे। तो इधर मैं बात करता हूं मिथाइल क्लोराइड की। ये मिथाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है और ये मिथाइल क्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको मालूम है, दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या था? मिथाइल क्लोराइड। अब मैं बात करूंगा ब्यूटाइल क्लोराइड की। एन ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ये दूसरा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ध्यान से देखो, इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, 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 इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो आपको मालूम है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उसका नेचर लिक्विड या तो सॉलिड होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, ये हमने बचपन से सुना। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए ये गैसियस है। जबकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और नीचे जाओगे, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल की तरफ जाओगे तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी बढ़ जाएगा, तो वो कैसे बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात क्लियर हो रहा है? तो ये चीज याद रखना, लोअर अल्काइल हैलाइड आर गैसियस इन नेचर व्हाइल हायर अल्काइल हैलाइड्स आर आइदर लिक्विड और सॉलिड इन नेचर ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गया ना? अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। ये चीज याद रखना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका जो नेचर होगा वो लिक्विड या तो सॉलिड होगा। इज दिस क्लियर? चलो, ये हो गया स्टेट। अब बात करते हैं कलर के बारे में। कलर क्या होता है? ये लोग कलरलेस होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। लेकिन कभी कभी अल्काइल ब्रोमाइड जो है वो येलो, ब्राउन येलो कलर दिखाता है कभी कभी लाइट के प्रेजेंस में, और जबकि अल्काइल आयोडाइड कौन सा कलर दिखाता है, ब्लूइश कलर।
ब्लू कलर दिखाता है लाइट के प्रेजेंस में, लाइट होना चाहिए। तो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस बॉइल्स। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस क्या होता है? बॉइल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है जो कि आपने स्कूल से सीखते आए होंगे। समझो किसी टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉइल होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बात समझते हैं। देखो अल्काइल हैलाइड, ये दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने पहले ही बताया था। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम क्या देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने ना क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। क्या किया? हीट करना स्टार्ट किया। जब मैं हीट कर रहा था तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाते गया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आया कि उस टेम्परेचर पे ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। और जैसे ही दो मॉलिक्यूल समझ जाओ ये लिक्विड स्टेट में थे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मैंने इसको हीट किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, मतलब इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। और जब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा तो वो लोग क्या बन जाएंगे? वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो बात समझ लो। तो जिस टेम्परेचर पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम से खत्म हो जाएगा तो ये लोग वेपर बन के क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब आपको हीट इतना करना है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इतना हीट करना है। तो हर एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं ये नहीं, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। याद करो अभी हम लोग ने देखा नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था। याद है ना? नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था। अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहा है दैट मींस मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट लगेगा, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इन शॉर्ट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। वही हमारा एग्जांपल है मिथाइल क्लोराइड, एक पहला एग्जांपल है, और एक है हमारे पास इथाइल क्लोराइड, ये दूसरा एग्जांपल है। मैंने पूछा ये दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप सबसे पहले ही देखोगे कि ये दोनों में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है। डेफिनेटली इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, बिकॉज इसमें एक CH2 देखो एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो आप बोलोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो इसका ज्यादा है, ये पक्का है। लेकिन कैसे हुआ? देखो मैंने ये स्टेटमेंट कैसे बनाया, क्योंकि आपको पता है इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है 3 बार। जस्ट समझ जाओ इसको, इधर 1 बार इधर 2 बार, 3 बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि इसमें सिर्फ 2 बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बात समझ रहे हो? तो इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इन शॉर्ट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें देखो 3 जगह से होल्ड किया है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ गया ना? जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर मेरे पास सेम अल्काइल ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप
बट डिफरेंट हैलोजन। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलूं तो अल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड का, फिर अल्काइल क्लोराइड का, फिर अल्काइल फ्लोराइड का। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज देखो सब में क्या है, अल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। लेट्स से इथाइल 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 इथाइल, लेकिन इधर आयोडीन है, इधर ब्रोमीन, इधर क्लोरीन, इधर फ्लोरीन। एज वी ऑल नो आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग दी बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड decreases with increase in branching। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा। देखो तो इधर आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बिकॉज ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब ऐसा कैसे हुआ वो समझते हैं, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, जैसे कि मैंने ले लिया एन ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 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 Cl, ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये पहला। दूसरा मैंने ले लिया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH CH3 CH2, और थर्ड मैंने ले लिया टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड 1 2 3। मैंने पूछा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप देखोगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग कम है। जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, जिसमें ब्रांचिंग कम उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। मतलब 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर 2 का, फिर 3 का। तो ये आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड है, ये तीनों एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स है। इनका फॉर्मूला देख लो, सब में 4 कार्बन है, देखो सब में 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 2 7 2 9, इधर भी देखो 3 3 6 2 8 1 9 3 3 3 9, तो यानी C4H9 और एक क्लोरीन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये लोग क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो जब भी आप आइसोमेरिक कंडीशन देखोगे तो ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये चीज याद रख लेना, ये एग्जांपल समझ गए ना, इसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, जबकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो इसका सरफेस एरिया है ना ज्यादा स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन वाला सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको पूरे सरफेस के अलोंग हीट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जबकि ब्रांच वाला छोटे से जगह पे, तो उसको छोटे से जगह पे हीट करना पड़ेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इन शॉर्ट आप याद रख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा मतलब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो हम लोग ने बात किया बॉइलिंग पॉइंट इन अल्काइल हैलाइड। अभी हम लोग बात करेंगे हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स आपको पता है, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोअरीन्स। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोअरीन्स। सो इधर हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलाइड्स, आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन is almost equal, लाइक जैसे कि मैंने ले लिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये तीनों ही एक दूसरे की आइसोमर्स है। बात समझ रहे हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बिकॉज दोनों में सेम हैलोजन है, सेम बेंजीन रिंग है, समझ, एक दूसरे के आइसोमर है। तो फॉर आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट इक्वल, चाहे वो ऑर्थो डेरिवेटिव हो, पैरा हो या मेटा हो। बॉइलिंग पॉइंट में जो अराउंड डिफरेंस होगा वो अराउंड 5 से 10 डिग्री का, 10 भी नहीं होगा, अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। फिर भी अगर आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चाहिए हैलोअरीन्स में, तो मैं आपको बात करूंगा ये वाला ऑर्थो वाला,
का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा पैरा डाइहेलोबेंजीन का, फिर किसका होगा मेटा डाइहेलोबेंजीन का, मेटा डाइहेलोबेंजीन का। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्यों? इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। अगर मैं लेकिन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बनता है तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ है उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे? मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ रहे हो? सॉलिड से लिक्विड बनने को मेल्टिंग बोलते हैं और जिस टेम्परेचर पे वो होता है उसको आप क्या बोलोगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे। सो अगर मैं ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बात करूं तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, पैरा डाइहेलोबेंजीन का, फिर ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन का, फिर किसका होगा? मेटा डाइहेलोबेंजीन का। देखो मेटा वाले का तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा होगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? देखो एज वी ऑल नो, जितना ज्यादा जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? सॉलिड से लिक्विड बनना। तो अगर वो सॉलिड स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल है, क्या वो जल्दी पिघलेगा? क्या नहीं पिघलेगा, मतलब वो मेल्टिंग जल्दी लोअर टेम्परेचर पे नहीं होने वाला। तो वो सॉलिड मजबूत कैसे बनता है? वो सॉलिड मजबूत बनता है उसके क्रिस्टल लैटिस से, उसके लैटिस अरेंजमेंट से। बात समझ रहे? एक दीवार बनाना है, मजबूत दीवार बनाना है, तो आप ब्रिक्स जो होते हैं, ईंटें, उनको ऐसे रखोगे तो दीवार बढ़िया मजबूत बनेगा भाई। लेकिन अगर मैंने उस ब्रिक्स को ऐसे रख दिया, एक ब्रिक्स को ऐसे रख दिया, एक ब्रिक्स को ऐसे रख दिया, एक ब्रिक्स को ऐसे रख दिया, तो क्या ये दीवार मजबूत बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब इसमें जो लैटिस अरेंजमेंट है वो बहुत ही बकवास है, जबकि इसमें लैटिस अरेंजमेंट, ईंटों का अरेंजमेंट काफी अच्छा है। तो आप खुद सोचो पैरा वाले का जो लैटिस बनेगा वो काफी अच्छा बनेगा कि नहीं? बिकॉज ये कैसा है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वाले का लैटिस जो कि अच्छा बनता है। देखो ये क्या है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाले का लैटिस यानी जो नेटवर्क है, सॉलिड नेटवर्क, वो काफी बढ़िया बनेगा। तो अगर वो बढ़िया रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, तो क्या वो जल्दी मेल्ट होगा? क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक है ना। बात समझ। तो देखो ये सॉलिड अरेंजमेंट कितना मस्त है। जबकि ऑर्थो का सोचोगे तो आपको देखो इधर रिपल्शन होगा कि नहीं? रिपल्शन होगा कि नहीं? जबकि इसमें देखो हैलोजन कैसे दूर दूर है। बात समझो, इसमें हैलोजन कैसे है? दूर दूर है। जब दूर दूर है तो रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो वो स्टेबल है। इवन ये सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से जो लैटिस है वो काफी इसका अच्छा है। बात समझ लो, इसका लैटिस जो सॉलिड अरेंजमेंट है वो काफी अच्छा है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर। अब आते हैं ऑर्थो और मेटा के ऊपर। ऑर्थो वाले का कम क्यों है? बिकॉज दोनों हेलोजन देखो पास पास में तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से स्ट्रक्चर थोड़ी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और इसका सिमेट्री भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, इतना सिमेट्रिक भी नहीं है, इसलिए इसका सिमेट्रिक अच्छा नहीं है। तो इसका जो लैटिस अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा पुअर होगा, मतलब वो सॉलिड अच्छा नहीं है, तो वो जल्दी पिघल जाएगा। बात समझ रहे हो? मेटा वाले का सबसे कम क्यों है? देखो मेटा वाले का रीजन क्या है ना, आपको मालूम है जो मेटा आइसोमर है वो जल्दी बनता नहीं है। डाइहेलोबेंजीन में मेटा आइसोमर, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, अब तभी समझ जाओगे कि मेटा आइसोमर जल्दी बनता नहीं है। बिकॉज ये जो हैलोजन होता है वो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। ये आपने 11th में भी सीखा होगा। अगर आपने मेरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेसोमेरिक का लेक्चर देखा होगा, उधर भी आपने सीखा होगा कि मेटा वाले में देखो ये क्या है? हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि क्या दिखाते? प्लस एम इफेक्ट दिखाते। तो प्लस एम इफेक्ट में ऑर्थो या तो पैरा बनते हैं, मेटा जल्दी बनता नहीं है। मतलब ये क्या है? बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है उसको जरा सा भी हीट दोगे वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ना। समझ रहे हो ना? ये मजबूत नहीं है, जबकि इसका लैटिस अरेंजमेंट बहुत ही मजबूत है। दैट्स व्हाई ये ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर कि पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। मेटा वाले में, मेटा दोनों में पीछे। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो और पैरा में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट कम। इस वाले टॉपिक पे मैं आऊंगा, इसमें याद रख लो, क्योंकि ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि पैरा का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कम होता है।
तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उस पर हम लोग आते हैं. सो दिस इज व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो चाहे वो हेलोअरीन्स हो. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं आपको पूछा, दो मैंने आपको कंपाउंड दिए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? एक क्लोरोबेंजीन दिया और एक ब्रोमोबेंजीन दिया, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ब्रोमोबेंजीन का, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है. तो आपको भी पता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सॉल्व करो, ब्रांचिंग के बेसिस पे सॉल्व करो और ये इस ऑर्डर के बेसिस पे सॉल्व करो. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अभी हम लोग नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड. तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो. देखो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है ना, अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबिलिटी तो अल्काइल हैलाइड हो या हैलोजन डेरिवेटिव यानी हेलोअरीन्स हो, अल्काइल हैलाइड हो या हेलोअरीन्स, बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर. अब इधर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर कैसे? क्योंकि हम सभी को पता है अल्काइल हैलाइड जो होता है वो पोलर होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव मतलब ये पोलर है. डिस्पाइट ऑफ बीइंग पोलर इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. समझ रहे हो? ये पोलर होने के बावजूद भी ये क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल है. अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देखो, अब किसी भी चीज को पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर सॉल्युबल होना है तो उसको वाटर के साथ क्या बनाना पड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इधर मैं लिखता हूं सॉल्युबिलिटी में अल्काइल हैलाइड्स एंड हेलोअरीन्स बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. HB का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलो पूरा लिख देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते. पोलर है बट पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते. तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. दैट मींस ये इनसॉल्युबल बन जाते. दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. देखो ना, ये अल्काइल हैलाइड है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, तो जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. अब हम लोग बात करेंगे लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड. Okay guys, let's discuss the next physical property, that is dipole moment in alkyl halide. अब ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है? आप लोग ने ऑलरेडी सुना होगा 11th स्टैंडर्ड में ही डाइपोल मोमेंट. देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल के पोलैरिटी के बारे में बताता है. अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है मतलब वो मॉलिक्यूल पोलर है. डाइपोल मोमेंट बहुत कम है, जीरो है, तो वो नॉन पोलर है. मतलब ये क्या बता रहा है? उस मॉलिक्यूल के पोलैरिटी के बारे में बता रहा है. सो डाइपोल मोमेंट देखो, अल्काइल हैलाइड में मैं बात करूं, ये है अल्काइल हैलाइड. हम सभी को पता है हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, मतलब हैलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. तो हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है. इतना क्लियर है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो देखो इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, पोल पोल डाइपोल. बात समझ लो, इनके अंदर क्या हो गया? पोलर नेचर आया. ये कैसे है? पोलर है. तो जब कोई भी कंपाउंड जब वो पोलर होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा ही. तो डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू लेंथ. कितना चार्ज है और उनके बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ है वो कितना है. देखो चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है ऑन लेंथ वाला फैक्टर. लेंथ वाला फैक्टर कभी कभी डोमिनेट नहीं करता. हम लोग जनरली डाइपोल मोमेंट किसके बेसिस पे निकालते हैं? चार्ज के बेसिस पे. किसके बेसिस पे? चार्ज. लेंथ भी है लेकिन लेंथ वाला फैक्टर उतना डोमिनेट नहीं करता. अगर चार्ज में बहुत ही ज्यादा अंतर है तो वो चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे. तो एक चीज याद रख लो, पोलर मॉलिक्यूल का, ये चीज याद रख लेना, पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा.
जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। इसमें तो पोलैरिटी आया ना, क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन हैलोजन एंड कार्बन। कार्बन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से इसमें पोलर नेचर आया, और पोलर नेचर आया मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के अलावा होगा, 0 नहीं होगा, भले थोड़ा होगा लेकिन होगा जरूर। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करूं, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होना चाहिए? अल्काइल फ्लोराइड का। अल्काइल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा? अल्काइल क्लोराइड का होगा। फिर किसका होगा? अल्काइल ब्रोमाइड का होगा। फिर किसका होगा? अल्काइल आयोडाइड का होगा। ये ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि देखो एज वी ऑल नो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज जो है सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये हम सभी को पता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, वो बहुत ही ज्यादा होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप बोलोगे सर इसका तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेंथ वाला फैक्टर इतना डोमिनेट नहीं करता, जनरली हम लोग चार्ज के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट के ऊपर है ना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट याद रख लो, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट अगर मैं बात करूं तो अल्काइल फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा, अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। बिकॉज आप लेंथ के बारे में भूल जाओ, आप किसके बारे में ध्यान रखो? आप ध्यान रखोगे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। एज वी ऑल नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होगा। बट ये जो ऑर्डर था वो हमको गलत मिला। हमको जो ऑर्डर मिला, ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंटली मुझे क्या मिला? ये वाला। अल्काइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, फिर अल्काइल फ्लोराइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल आयोडाइड, ये वाला ऑर्डर मुझे मिला। अल्काइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एज वी ऑल नो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? किसी भी एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कितना एनर्जी जो रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको पता है क्लोरीन में जब मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो एनर्जी बहुत सारा रिलीज होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन देखो बहुत छोटा है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके अंदर क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा नहीं तो फ्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? कम होगा। चार्ज कम होगा इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन अल्काइल हैलाइड। अब डाइपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है वो समझते हैं। देखो मैं आपको दो मॉलिक्यूल दे रहा हूं, एक मैंने दे दिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म दे दिया, और एक मैंने दे दिया CCl4। मैंने पूछा कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट कम है। देखो कैसे निकालोगे आप, कैसे करोगे? आपको देखना है कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है? हैलोजन। तो एज वी ऑल नो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। बात समझ रहे हो? इधर भी खींच रहा है तो पार्शियल नेगेटिव, इधर भी खींच रहा है तो पार्शियल नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया आपको? क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और जब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी तो वो कार्बन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये कार्बन जो है ना, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, तो वो इसको इस तरफ खींच रहा है। तो एज वी कैन सी दैट ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरफ बढ़ रहा है, जबकि ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो? नीचे की तरफ नेगेटिव बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो पोल पोल डाइपोल, मतलब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखो आप लोग ध्यान से, ये जो कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है। तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। लेकिन देखोगे तो ये दोनों इस तरफ खींच रहे हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? नलीफाई कर रहे हैं।
ये इस तरफ खींच रहा है नेगेटिव, ये इस तरफ खींच रहा है नेगेटिव, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। वैसे ही वो इस तरफ खींच रहा है नेगेटिव, वो इस तरफ खींच रहा है नेगेटिव, तो ध्यान से देखो ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। एक चीज मैं बता देता हूं, डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देखो इधर भी कार्बन टू क्लोरीन है, इधर भी कार्बन टू क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उतना ही यही क्लोरीन इधर भी अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई। ये +5 है समझ जाओ, तो ये क्या है, -5, तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। ये +5 है तो ये क्या है, -5, ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। तो याद कर लो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल देखो ना, ये सिमेट्रिक है, एक कार्बन 4 क्लोरीन, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो अगर मैं पूछूं ये दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, आप आंसर दोगे सर इसका, बिकॉज इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है जबकि उसका डाइपोल मोमेंट कम है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो एक और चीज समझते हैं अभी हम लोग डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। अगर मैंने पूछा आपसे ये दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप देखोगे डाइपोल मोमेंट। एज वी ऑल नो, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है, कार्बन भी अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। मतलब आप समझ सकते हो ऊपर की तरफ नेगेटिव बढ़ रहा है जबकि नीचे की तरफ पॉजिटिव बढ़ रहा है। ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इस तरफ जा रहा है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ जाएगा, मतलब इधर नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें भी देखो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, ये वाला डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है। अब आपको पता है कि ये जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, तो सेम इफेक्ट से ये भी खींच रहा है, सेम ये भी खींच रहा है, लेकिन ये +5 खींच रहा है, ये -5 खींच रहा है। बात समझ रहे हो? इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा, जबकि इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ वैल्यू। बात समझ रहे हो ना, ये लोग एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। ये भी कार्बन से क्लोरीन समझ लो 5 की पावर से खींच रहा है, ये भी 5 की पावर से खींच रहा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। तो इधर डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है, जबकि इधर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ये क्या है, सिस है, ये क्या है, ट्रांस है। तो हमेशा याद रखना सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस वाले के डाइपोल मोमेंट से। तो इसी रीजन से हम लोग बोल सकते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा मतलब वो पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 वो नॉन पोलर है। एज वी ऑल नो पोलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नॉन पोलर से, इसलिए सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ट्रांस वाले से। हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सिस वाले का ज्यादा होगा, किससे, ट्रांस से, बिकॉज सिस कैसा होता है, पोलर होता है बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट, जबकि ट्रांस कैसा होता है, नॉन पोलर। क्योंकि देखो ना ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे। वैसे ही ऑर्थो और पैरा में अगर मैं बात करूं, ऑर्थो वाले का और पैरा वाले का, तो ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट इक्वल 0 के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों, देखो इसमें क्या है ना, इस तरफ नेगेटिव जा रहा है और इस तरफ नेगेटिव जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। जबकि इसमें देखो एक इस तरफ खींच रहा है और उसी पावर से दूसरा इस तरफ खींच रहा है, मतलब ये +5 तो ये -5, ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया।
आपको पता है जो ये हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ भी उतना बड़ा है लेकिन और इस तरफ भी इतना बड़ा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, तो ये क्या कर दे रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दे रहा है। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इधर डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, जबकि इधर क्या है, नॉन जीरो। इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा पोलर नेचर इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये वाला चीज काफी इंपॉर्टेंट है, सिस वाले का ज्यादा होता है ट्रांस वाले से। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर बोलूं, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, तो ट्रांस वाले का ज्यादा होगा सिस से, क्योंकि आपको मालूम है कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस वाला। क्योंकि सिस में देखो दोनों क्लोरीन पास पास में है, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब इसका लैटिस की स्टेबिलिटी कम होगी। जबकि ट्रांस में दोनों क्लोरीन दूर दूर है, तो रिपल्शन कम और इसका लैटिस जो है स्टेबल होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में ट्रांस हमेशा ज्यादा होता है सिस से, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस से, बिकॉज सिस के अंदर क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, जबकि ट्रांस के अंदर नहीं होता। ये वाला समझे ना, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? भाई इधर देखो सब क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्टेंट डायरेक्शन ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि इसमें देखो एक क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, एक क्लोरीन उस तरफ खींच रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, कैंसिल कर रहे हैं। एक नीचे खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये नॉन पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और ये पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो पोलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है नॉन पोलर से, ये चीज याद रखना, पोलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है नॉन पोलर से। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको लिखना है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, समझ रहे हो ना, सिस वाला, ट्रांस वाला, ये वाला हो गया। फिर उसके पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो कि आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गाइस हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है। सो जितना भी मैंने पढ़ा है उस चीज को आप लोग प्रॉपरली रिवाइज करो, इस चीज की प्रैक्टिस करो, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द अवर चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच for watching this video.